चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़े थे सर लास्ट क्लास में अपन ने? बताइए। हाँ, जनसंख्या है ना, उसको थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए, क्या देखे थे हमने? थोड़ा सा उसका इतिहास देखा था, उसका बैकग्राउंड देखा था, उसकी पृष्ठभूमि देखी थी। तो क्या देखे थे हमने? लिखिए। बताया था ना, जनसंख्या या पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि सबसे प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में। कब देखने मिलता है ये 1500 से 600 बीसी, जब वेदों का काल माना जाता है, इनका पीरियड माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे पुराना वेदों में से एक है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद हुए थे। ठीक है, तो जो जनसंख्या या पॉपुलेशन का थोड़ा सा वर्णन हमें कहाँ मिलता है? प्राचीन समय में ऋग्वेद में। इसके बाद हम जब आते हैं प्राचीन समय में तो हमें इसके बारे में कहाँ देखने मिलता है? कौटिल्य, मैंने बताया था आपको, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये नाम रहता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहते हैं। कौन रहते हैं? चाणक्य, उनका नाम रहता है। तो ये इनकी एक किताब रहती है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखने मिलता है, और ये पीरियड रहता है 321 से 296 बीसी। तो एक हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में, है ना, जनगणना के बारे में। इसके बाद हम जब मध्यम काल में आते हैं, ये मेडिवल पीरियड में आते हैं, तो हमें कहाँ देखने मिलता है? मैंने बताया था, अबुल फजल एक किताब लिखते हैं। कौन सी? आईने अकबारी या अकबरनामा भी बोल सकते हैं। तो मध्यकाल में हमें यहाँ पे जनगणना या पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में देखने मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने देखा था कि ब्रिटिशों का टाइम आ गया था। ब्रिटिश आ गए थे। ठीक है, और ब्रिटिशों का आगमन हुआ तो एक वायसराय हुए जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। और ये टाइम चल रहा था कब? 1872। और यहीं से भारत की पहली, यहां से भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? व्यवस्थित या सिस्टोमेटिक। व्यवस्थित, या अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं सिस्टोमेटिक सेंसस की शुरुआत हुई। ठीक है, समझ में आ रहा है? और मैंने बताया था यहाँ पे जनगणना आयुक्त जो बनाए गए थे सबसे पहले, किसको? WC प्लाउडेन को बनाया गया था। ये सेंसस कमिश्नर या जनगणना आयुक्त। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, कल मैंने आपको सब बताया था ना। इनके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आते हैं और इनका टाइम पीरियड रहता है 1881 का। और यहां से भारत की आधिकारिक जनगणना की शुरुआत होती है, ऑफिशियल। ठीक है, ठीक है, इतना हमने कल यहां तक देख लिया था। ठीक है, समझ में आया क्या था? क्या देखे हमने कि सबसे पहले जो जनगणना होती है, हमारा टॉपिक है आज का, इसकी जो शुरुआत होती है प्राचीन समय में ऋग्वेद में देखने मिलता है। ऋग्वेद के बाद जब एंशिएंट में आए या प्राचीन समय में आए, तो हमें कौटिल्य विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र, अगर कभी पूछे आपसे कि प्राचीन समय में किस ग्रंथ में कहां पे जनगणना के बारे में वर्णन मिलता है,
तो आप बता दीजिए अर्थशास्त्र, ठीक है, किसकी थी? चाणक्य की थी, कौटिल्य की थी, विष्णुगुप्त की थी, सब उसी के नाम है। उसके बाद अगर मध्यकाल में अगर पूछेगा कि कहां पे जनगणना के बारे में आपको देखने मिलता है, तो अबुल फजल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था, वो उसकी एक किताब थी आईने अकबरी, अकबरनामा जो लिखा था, क्योंकि अकबर क्या था, आ रहा है तो अनपढ़ था, उसकी किताब लिखता है, उनके बारे में लिखता है कौन? अब्दुल फजल, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था कि इसकी जो हत्या कर दी थी किसने कर दी थी? जो वीर होगा वही करेगा, क्या नाम था? वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। फिर इसके बाद जब इनका पीरियड खत्म होता है तो ब्रिटिशों का आगमन हो गया। तो ब्रिटिशर का आगमन हो गया तो जो एक लॉर्ड म्यो करके एक जो वाइसराय हुए, उन्होंने इस बारे में क्या करी? शुरुआत करी। तो 1872 में भारत की पहली जनगणना की शुरुआत होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो क्या बोलोगे आप? 1872। और उस समय जो वॉइस राय थे वो कौन थे? लॉर्ड म्यो, ठीक है। और मैंने बता दिया था कि इनकी अगर हत्या हुई है तो ये भी भारत में इनकी समाधि मिलती है, कहां पे? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। इसके बाद अगर हाँ व्यवस्थित भी पूछेगा, व्यवस्थित सिस्टमैटिक जनसंख्या भी अगर पूछेगा, जनगणना की शुरुआत तो किसके समय हुई? लॉर्ड म्यो के समय हुई, ठीक है। फिर अगर पूछेगा जनगणना आयुक्त, तो उस समय जो जनगणना आयुक्त बनाए गए थे वो किसको बनाए गए थे? WC क्लाउड9 को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद एक और वाइसराय आया इनके समय में, लॉर्ड रिपन, ये 1881 में आते हैं और यहां से भारत की ऑफिशियल जनगणना शुरू हो गई। और एक और चीज को बताया था आपको कि हर 10 वर्षों में अब जनगणना कराई जाएगी। इसकी शुरुआत कहां से होती है? यहां से होती है, ठीक है। 10 वर्षों में जनगणना होगी, उसकी शुरुआत भी कहां से होती है? 1881 से। तो हमने यहां तक का पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, चलिए अब क्या हुआ यहां के बाद? अब जनगणना का बीच में अभी जो टाइम था वो थोड़ा सा माने यहां से शुरुआत तो उन्होंने कर दिया, मगर अब इसके बाद में क्या हुआ? जब हम हमारा माने 19वीं सदी जब आई, 19वीं सदी में एक पीरियड आता है जो कि है 1911 से लेके 1921। 1911 से लेके 1920-21 में हमें क्या देखने मिला भारत में कि भारत की जनसंख्या में क्या हुआ? अभी तक जो जन्म दर थी वो 1921 तक क्या थी? कंट्रोल थी। पर 1921 के बाद जो जन्म दर होती है, बर्थ रेट होता है, वो क्या हो जाता है? बहुत सडनली इंक्रीज होने लगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहां से अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1921 को हम महाविभाजक वर्ष मनाते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? 1921 को। क्यों बोला जाता है मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि यहां पे जो मोर्टिलिटी रेट होती है, मतलब मृत्यु दर क्या होती है? कम हो जाती है। तो जन्म दर मतलब बर्थ रेट, जन्म दर क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? मृत्यु दर समझ में आ रहा है? मृत्यु दर मतलब इसको बोलते हैं मोर्टिलिटी रेट, और ये है अपना बर्थ रेट। ये पूछा गया है, ठीक है। इसका रीजन क्यों है यहाँ पे जो बनाते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे लिख लीजिए एक नोट करके कि 1921 तक जन्म दर कम थी, परंतु 1921 के बाद जन्म दर बढ़ने लगी, ठीक है। ये रीजन था, और इसी के कारण हम 1921 को क्या बनाते हैं? महाविभाजक वर्ष बनाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक अगला फैक्ट पूछा जाता है 1931 क्या हुआ था इस बार? 1931 को क्यों इंपॉर्टेंट है जनसंख्या में, बताइए क्यों? क्योंकि यहां पे पहली बार भारत में, पहली बार
जातीय आधारित जनगणना हुई। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेस्ड ऑन कास्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन कास्ट। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सीधे आया है। अभी तक पहली बार ही एक बार हिंदुस्तान में क्या है, जाति आधारित जनगणना जो हुई है वो कब हुई है? 1931। ये पीरियड चल रहा था गांधी जी का। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे समझ में आ गया इसको महाविभाजक क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर क्या थी? कम थी और बर्थ रेट बढ़ने लगा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए हम इसको महाविभाजक घोषित करते हैं। और 1921 में पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना हुई थी। इसके बाद 1951 में लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। लघु विभाजक वर्ष घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि यहां से जो जन्म दर बढ़ रही थी, इस समय बहुत अत्यधिक वृद्धि दर देखने मिली। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ने लगी थी 1921 के पहले कम थी, और 1921 के बाद इंक्रीज होने लगी थी। इसलिए इसको वहां पे क्या बनाया गया? महाविभाजक। क्योंकि वहां से चेंजेस आने लगे और बढ़ते बढ़ते 1951 में क्या हुआ? जनसंख्या बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगी, तो उसको बोला जाता है लघु विभाजक वर्ष। क्वेश्चन आया हुआ है। और 1951 आ गया मतलब देश आजाद हो गया, गणतंत्र बन गया 26 जनवरी 1950 को। और जब वो बन गया तो उसको हम बोल सकते हैं भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1951। तो लिख लीजिए, एक और फैक्ट क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। और अब जब हो गई ये 1951 में हो गई, तो अभी तक तो ब्रिटिशर थे जो जनसंख्या आयुक्त थे, प्लाडेन साहब थे। पर अब यहां से कोई इंडियन रहेगा क्योंकि देश आजाद हो गया है। तो यहां पे लिख लीजिए, अब जो यहां पे जनसंख्या आयुक्त बनेगा वो कौन बनेगा? गोपाल स्वामी। तो अब यहां पे लिख लीजिए गोपाल स्वामी। क्वेश्चन आ चुका है, स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो क्या बोलोगे? गोपाल स्वामी जी। समझ में आया यहां तक? क्या क्या देखे हमने? बताइए। हमने ये देखा जब 19वीं सदी आ गई, ठीक है, तो 1911 और 1921 के बीच में हमने देखा एक महाविभाजक वर्ष घोषित किया गया। और वो महाविभाजक वर्ष क्यों, या ग्रेट डिवाइडेड ईयर घोषित किया गया? वो क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर, मोर्टिलिटी रेट कम होने लगी और बर्थ रेट बढ़ने लगा, जिसके कारण हमें उसे महाविभाजक वर्ष घोषित करना पड़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1921 तक जो जन्म दर थी वो क्या थी? कम थी। परंतु 1921 के बाद जन्म दर बढ़ने लगी, वृद्धि होने लगी, जिसके कारण उसे महाविभाजक वर्ष घोषित किया गया। इसके बाद 1931 आता है और 1931 में पहली बार भारत में जाति आधारित या बेस्ड ऑन कास्ट आधारित जनगणना हुई। क्वेश्चन सीधे आता है, कब आई? तो क्या बोलोगे? 1931। इसके बाद 1951 आता है और देश क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। तो यहां पे इसे लघु विभाजक वर्ष कहा गया। क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि यहां पे जन्म दर क्या है? बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई। ठीक है, इसके बाद इसी को हमने क्या बोला? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। और इस समय जो जनगणना आयुक्त बनाए गए वो किसको बनाया गया? गोपाल स्वामी जी को। अब जनगणना होती है तो आप देखते होंगे जो जनगणना करने आते हैं वो आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो जब 1951 की जनगणना हुई तो यहाँ पे कितने प्रश्न पूछे गए? 14 प्रश्न में ये किया गया। क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लीजिए। जब यहाँ पे जनगणना हुई तो कितने प्रश्न पूछे गए? 14 प्रश्न पूछे गए। और ये 19वीं सदी नहीं है, 20वीं सदी होगी, है ना? करेक्शन कर लीजिए, 20वीं सदी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए? 14 प्रश्न। अब यहां से जनसंख्या बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी, तो अब सरकार क्या करेगी? कुछ नीति बनाएगी, कुछ पॉलिसी बनाएगी, माने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अब यहाँ पे सोचेगी। क्योंकि अब देश आजाद भी हो गया है, तो अब यहाँ पे कुछ
ऐसे नियम लाएगी, ऐसे कानून लाएगी जिससे क्या होगा, जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकें, नियंत्रण कर सकें। ठीक है, चलिए तो देखिए अब तो 1951 में भारत विश्व का प्रथम देश हुआ जो जनसंख्या नीति बनाया। और कब बनाया? 1951 में। ठीक है, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आया है। भारत पूरे विश्व का पहला देश है जहां पे जनसंख्या नीति बनाया है। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया है। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। और एक 1948 में इन्होंने जनसंख्या अधिनियम लाया था। जनसंख्या अधिनियम, अधिनियम को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट। पॉपुलेशन एक्ट लिख सकते हैं आप। जब दोनों सदनों से पास हो जाता है, मैंने आपको बताया था, और राष्ट्रपति की साइन हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? अधिनियम या एक्ट कहलाता है। ठीक है, तो जनसंख्या अधिनियम अगर आप कभी आपसे पूछे कब आया तो क्या बोलोगे? 1948 में। इसके बाद एक और पूछा जाता है, भोरे कमेटी। भोरे कमेटी किससे संबंधित है? तो क्या बोलोगे? जनसंख्या से। कब आई? 1983 में। और किससे संबंधित है? जनसंख्या से। ठीक है, 1983 में ही क्या आई? एक और एक जनसंख्या नई जनसंख्या नीति आई। नई जनसंख्या नीति आई। कब आई? 1983 में आई। ठीक है, और क्या आया? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। सब क्वेश्चन आता है, परिवार नियोजन कब आया? ये 1952 में आया। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार 1983 में आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक आया था MS स्वामीनाथन आयोग। तो स्वामीनाथन जी किससे से, कृषि से संबंधित, तो कंफ्यूजन मत होना। एक आयोग बना था किसके लिए? जनसंख्या के लिए, है ना? तो लिख लीजिए MS स्वामीनाथन आयोग 1983। और मैंने आपको बताया था परिवार नियोजन, ये ऐसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग, ये 1952 में आया था। और ये समवर्ती सूची वो, हाँ, समवर्ती सूची में इसको रख दिया गया है। ठीक है, कल बताया भी था आपको मैं, समवर्ती सूची, एक कॉन्करेंट लिस्ट में इसको अब क्या कर दिया गया है? उस पर रख दिया गया है। माने इसके विषय में जो कानून होगा वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बताएंगे। और कल मैंने आपको बताया था ना कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी रहती है आर्टिकल 246 के तहत इसकी जनगणना या जनगणना कराना, केंद्र सरकार के अधीन रहती है, ना कि राज्य सरकार का विषय है ये। कल मैंने आपको बताया था ना, तीनों संघ सूची में दिया गया है। भाग 7 की संघ सूची में गृह मंत्रालय के अधीन होती है जनगणना। ठीक है, जो केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, एक नागरिकता अधिनियम आया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, वो अलग है। ठीक है, याद रखिए, ये अलग है जो हम बात कर रहे हैं। ये पूछा गया है भोरे कमेटी किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे? जनसंख्या से। समझ में आ रहा है? ये सरकार के कुछ प्रोग्राम चलने लगे, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स चलने लगी, है ना? मतलब ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी उन्होंने दवाई निकालने लगी। मतलब अब जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए उन्हें काम करने लगी और देश आजाद भी हो गया था। और अब एक और क्वेश्चन पूछता है, 1961 से 1971 सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि देखने मिली थी।
ये जो दशक था, ये जो डेकेड्स था, लिख लीजिए इसको दशक, सबसे ज्यादा वृद्धि देखने मिली थी। ठीक है, 1961 और 1971 है ना, लिख लीजिए। आए समझ में सब। इसके बाद एक चीज और देख लीजिए, यहां पे मैंने एक बताया था 1921 में जो यहाँ पे वृद्धि दर भी पूछा जाता है, जनसंख्या जो वृद्धि दर थी, जनसंख्या वृद्धि दर, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जनसंख्या वृद्धि तो हुई नहीं थी, कम हुई थी। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जनसंख्या में जो वृद्धि, लिख दिया, कमी आई थी, जनसंख्या में जो कमी आई थी उसका जो परसेंटेज था वो कितना था, -0.31, और 77 लाख लोग की डेथ हुई थी। इसलिए ये रीजन था कि इसको हम क्या बोलते हैं, महाविभाजक बनाते थे। लिख लीजिए, क्वेश्चन आया है यहाँ पे जनसंख्या में कमी आई थी, जो उसका परसेंटेज था वो कितना था, -0.31। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जनसंख्या सबसे ज्यादा कमी देखने मिली थी, और 1961 से 1971 के हमें सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि देखने मिली थी। ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? वहां पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा कमी देखने मिली, परसेंटेज कितना था, -0.31 क्वेश्चन पूछा गया है, और 70 लाख लोगों की डेथ हुई थी। और सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहां देखने मिली थी, 1961 से लेके 1971। इसलिए इस जनसंख्या को आधार पर लेके ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, 1971 की जनसंख्या को लेके। ठीक है, और जब यहाँ पे वृद्धि देखने मिली, इसलिए आप देखिए इसी के बाद बहुत सारे जो प्रोग्राम चले सरकार के। ठीक है, तो 1951 में हमने क्या देखा कि भारत पहला देश था जो विश्व में क्या था, जनसंख्या नीति बनाने वाला देश बन गया था। ठीक है, 1948 में एक क्या आया, जनसंख्या अधिनियम आया, पॉपुलेशन एक्ट देखने मिला हमें। ठीक है, ये सब क्यों बन रहा है, ये सब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग नीतियां, पॉलिसी और ये क्या नियम लाए गए, है ना। फिर एक भोरे कमेटी, क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट करके लिखिए, भोरे कमेटी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है। क्लियर? फिर एक नई जनसंख्या नीति आई, कब देखने मिलती है, 1983 में देखने मिलती है। ठीक है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग 1952 में देखने मिला। इसका एक चिन्ह होता है, अगर आप देखोगे तो लाल कलर के त्रिकोण के बराबर होता है। क्वेश्चन आ चुका है ना, पूछा गया है परिवार नियोजन का चिन्ह कैसा होता है, तो आप बता सकते हो कैसा होता है, लाल कलर का होता है ये, और त्रिकोण चित्र में होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और योजना आई सरकार की, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये भी 1983 में देखने मिला। क्लियर? इसके बाद एक MS स्वामीनाथन, ये कृषि से संबंधित व्यक्ति थे, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मगर ये आयोग आपसे पूछेगा तो किससे संबंधित है, ये भी जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद 1961 से 1970 में सबसे ज्यादा हमें वृद्धि दर देखने मिली। और इसके बाद क्या हुआ, इन्हीं सब पॉलिसी के कारण जब जनसंख्या बहुत अधिक वृद्धि देखने मिली पूरे विश्व में, तो एक संस्था होती है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, मतलब अब विश्व भी अवेयरनेस हो गया था ना, पॉपुलेशन फंड, है ना। या इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहते हैं फंड। इन्होंने जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए
11 जुलाई 1987 से जनसंख्या के प्रति जागरूक या अवेयर करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस की घोषणा की। विश्व जनसंख्या दिवस की घोषणा की। समझ में आया? इसलिए हम विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई, है ना। और हमारा मध्य प्रदेश कब मनाता है? मध्य प्रदेश अगर पूछ ले तो लिख लीजिए 11 मई, है ना। ये 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि 11 मई 1998 में हमने पोखरण का दूसरा किया था। पहला किया था 18 मई 1974 में, जिसे इस्माइल बुद्धा कहा जाता था। 1998 में किए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जब 1974 में किए थे तब इंदिरा गांधी थी। क्लियर, समझ में आया? इसलिए 11 मई 1987 को हम क्या मनाए? जनसंख्या दिवस या पॉपुलेशन डे मनाना शुरू किया गया ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। समझ में आया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हाँ, कुछ बोले? ठीक है, समझ में आया? इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, 6 अरब, विश्व की जनसंख्या 6 अरब, विश्व की जनसंख्या 6 अरब का आंकड़ा कब टच किया? तो आप क्या बोलोगे? डेट याद रखिए, क्वेश्चन आया है 12 अक्टूबर 1999, क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, कि 6 अरब का जो आंकड़ा है, विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हो गई? 12 अक्टूबर 1999 की जो डेट है, उस समय यहां पे युगोस्लाविया एक देश है, वहां पे जब जनगणना हुई तो 6 अरब जनसंख्या देखने मिली। और वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 8 अरब, 1 अरब मतलब 100 करोड़, 800 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके बाद हमें देखना है, अब हमारी जो सबसे लेटेस्ट अभी रिपोर्ट है, जो सेंसस रिपोर्ट है, जो जनगणना रिपोर्ट है, वो 2011 है। अब 2011 के अकॉर्डिंग क्या क्या आए और उस रिपोर्ट में क्या है, और उसके बाद 2021 देखना है। 2021 की डिजिटल जनगणना हो रही थी, पर कोरोना के कारण वो डिले हो गई है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो किससे मानना है? अभी हमें 2011 की जनगणना से, कि कौन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनगणना है, क्या है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनगणना कहाँ है। तो हमें पढ़ना है कौन सी? 2011 की रिपोर्ट। ठीक है, यहां तक पूरी समझ में आई आप लोग को कहानी? चलिए लिखिए। अब लिखिए, सेंसस रिपोर्ट 2011। यहां भी जनगणना कौन करवाएगा? केंद्र सरकार करवाएगी। कौन करवाएगा? राज्य का विषय ही नहीं है ये। क्वेश्चन आ चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास परमिशन है, अनुच्छेद या आर्टिकल 246 के तहत की वो जनगणना कराएगी। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो जब 2011 में जब जनगणना हुई, और कितने? प्रत्येक 10 वर्ष में होती है ना, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि यहाँ पे जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त, ये कमिश्नर कौन थे? जनगणना आयुक्त या सेंसस कमिश्नर कहा जाता है, सेंसस कमिश्नर कहा जाता है। कौन थे? चंद्रमौली जी।
अगर कभी आप हिंदी पढ़े होगे तो इसको बहुब्री समास में आता है ये, ठीक है। कौन थे सेंसस कमिश्नर? चंद्रमौली जी थे। 2011 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सब चीज अब बात होगी 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, है ना। चंद्रमौली जी बने थे। ये पूछा जाता है कि यह भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? यह भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? बताइए। 15वीं थी, 15वीं जनगणना थी, ठीक है। समझ में आ रहा है? कब से लिया गया है ये? 1881 से। अब पूछता है स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की बताइए, गिन के बताइए कौन सी जनगणना थी। तो क्या बोलोगे आप? 7वीं। क्लियर? और वहां जब 1951 में हुई तब हमने कितने प्रश्न पूछे गए थे? 14 प्रश्न पूछे गए थे। यहां पे 29 प्रश्न पूछे गए थे। यहां पे कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 विषय या 29 सब्जेक्ट लिखिए। और याद रखिए जब पंचायती राज जब कानून बनता है तो वहां पे भी जो 29 विषय में ही बनाया गया था, पंचायती राज भी, है ना। और यहाँ पे भी 29 विषय पूछे गए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है? 29 विषय समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कोई शुभांकर रखा गया होगा। क्या शुभांकर था? कोई बताएगा? मस्कट कहा जाता है जैसे शुभांकर जो होता है ना, मस्कट या मैस्कॉट कहते हैं शायद तक। क्या था? प्रांगणक शिक्षिका। ये सब 2011 की बात कर रहे हैं हम, जो हमारी आखिरी रिपोर्ट थी, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे ओलंपिक में नहीं होता, जैसे अभी फीफा आ रहा है उसका बनाए हैं, विंटर ओलंपिक का था, है ना, टू शेयर द फ्यूचर वर्ल्ड, है ना। तो ऐसे फीफा का होता है, तो जो शुभांकर होता है वही इसका भी बनाया गया था, मस्कट शिक्षिका। और इसका एक मोटो था या इसका एक ध्येय वाक्य था, लिखिए। क्या था? कोई बताएगा? क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। अवर सेंसस अवर फ्यूचर। क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। समझ में आया? क्लियर? आया इतना समझ में? ये सब क्या कर रही है? 2011 की रिपोर्ट बता रही है। देखिए इसको, जो सेंसस रिपोर्ट है 2011 की, ये क्या बता रही है हमें? ये यहाँ पे जो जनगणना आयुक्त बने थे, अच्छा कोई बताएगा अभी कौन है जनगणना आयुक्त? सेंसस कमिश्नर एट टाइम प्रेजेंट में कौन है भारत का? विवेक जोशी जी है, ठीक है। इस समय कौन थे? चंद्रमौली जी, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब ये जनगणना हुई थी, और ये भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वें नंबर की थी। स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंस इंडिया की अगर पूछेगा तो कौन से नंबर की है? 7वीं नंबर की है। कितने विषय में बना था ये? 29 विषय में, ठीक है। और वहां वो कितने विषय में बनी थी? 14 विषय में तैयार हुई थी। 1951 की जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, ठीक है। और ये भी याद हो रहा है सबसे पहले कौन थे? प्लाडेन साहब थे 1881 में। स्वतंत्र भारत के बाद गोपाल स्वामी थे 2011 में, चंद्रमौली जी थे, और अभी वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी जी है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे एक शुभांकर, एक मस्कट रखा गया था। क्या? प्रांगणक शिक्षिका, ये रख लिया गया। यहाँ पे एक मोटो या ध्येय वाक्य दे दिया गया था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अब इसने कुछ रिपोर्ट दी, और इसने अपनी रिपोर्ट दी तो उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? ये मस्कट होता है, ये एक चिन्ह बनाया जाता है। जैसे अभी ओलंपिक हुआ है तो उसका एक चिन्ह बनाया जाता है, मतलब किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, लोग देखते हैं ना, एक एडवर्टाइज करने का जरिया रहता है। जैसे गर्ल्स का काफी उन्होंने दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार का शुभांकर बना देते हैं जिससे क्या लोगों को वो बहुत ज्यादा प्रभाव करे। तो ऐसे एक मोटो रखते हैं उन लोग, है ना, एक मस्कट तैयार करते हैं। जिससे आपने देखा होगा
भारत देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क, जो भूरा सिंह नाम का एक मस्कट बनाया था। वो किसका? बारहसिंगा का चित्र बनाया था। अब वो मस्कट जब आपको दिखेगा तो उस पर क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कान्हा का एक बारहसिंगा बहुत फेमस है। ठीक है। और अभी एक राष्ट्रीय उद्यान भी हाल ही में ही जिसने अपना एक मस्कट जारी किया है मध्य प्रदेश का, एक अभ्यारण्य है, रातापानी अभ्यारण्य है। नोट कर लीजिए, वो मैं लिखवाया हूं कि नहीं, अभी करंट का है कि रातापानी भारत का एकमात्र अभ्यारण्य हो गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया है, जो कि अपना मस्कट जारी किया है। रातापानी भी, ठीक है। कहां पे है? रायसेन। आपको बताया था 1976 में बना था, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़े थे। और एकमात्र है जहां पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर। चलिए आगे लिखिए। अब इसकी हमें रिपोर्ट लिखना है, क्या क्या रिपोर्ट बना है ना। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए, पूरे विश्व में भारत कौन से नंबर में है जनसंख्या में? विश्व में भारत दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर में है। ठीक है, सेकंड नंबर में है। ठीक है, सेकंड नंबर में है ना। इसका एक कोड लिख लीजिए, एक ट्रिक लिख लीजिए, क्या है? चाबी, चाबी आई, है ना। चाबी ऐसी लिखिए, बा बकरी वाला मत लिखिए। क्या है? चाबी आई। सबसे ज्यादा जनसंख्या है चाइना की, दूसरे नंबर में है भारत, इंडिया, तीसरे नंबर में है सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया। अभी क्या हुआ है यहां पे? थॉमस कप, इसी को इंडोनेशिया को हरा के भारत पहली बार थॉमस कप जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है। और अच्छा, अमेरिका है, सॉरी, आसे हैं अमेरिका, और ई से है इंडोनेशिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चाबी आई ये कोड है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पहले नंबर में है चाइना, दूसरे नंबर में है भारत, तीसरे नंबर में है अमेरिका, और चौथे नंबर में है इंडोनेशिया। ठीक है, मगर 2027 के बाद, 2027 के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा, सबसे बड़ा, सॉरी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। ठीक है, और 2055 तक हमारी जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी, उसके बाद ही कंट्रोल होगी, ऐसा डाटा है गवर्नमेंट का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चाइना आया तो मेरे को कोई बताएगा चाइना की कैपिटल क्या है? क्या है? बीजिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जहां के उर्जित पटेल अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। एशिया गेम होने वाले हैं जो इस बार कैंसिल हो गए हैं, हांगजू चाइना में होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पे? संघई, वो भी कहां पे है? चाइना में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक और क्या होता है ना, ये है। ठीक है, यहाँ पे चाइना के सब हेडक्वार्टर, तो रेन बिनबी यहाँ पे करेंसी चलती है, बीजिंग यहाँ पे क्या है? क्या है? यहाँ की कैपिटल है, और जी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ली क्यांग यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। साइनोस्पर्म करके इनकी एक वैक्सीन बनाई गई थी, ये आर्टिफिशियल सूरज बनाया था, ये आर्टिफिशियल मून भी बनाया है चाइना। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अभी सबसे रईस देशों में भी एक हो गया है, शुमार हो गया है, कौन सा? चाइना। सबसे बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे सबसे बड़ी ज्यादा जीडीपी देखा जाए तो अमेरिका की है 18 ट्रिलियन, उसके सेकंड जो है वो किसकी है? चाइना की है 13 ट्रिलियन, और उसके बाद तीसरे नंबर में है भारत की 3 ट्रिलियन, जो कि 2025 तक का टारगेट रखा हमें 5 ट्रिलियन करना है। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस बार टारगेट रखी है बजट में कि हमें 10 ट्रिलियन क्या करना है? अपनी जीडीपी को बनाना है। ठीक है, याद रखना है ना, सॉरी 10,000 करोड़ की। ठीक है, कौन रखा है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, फिर भारत को तो आप जानते हो, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, है ना।
ये पोटमेक नदी किनारे है। और अभी यहाँ पे कौन से प्रेसिडेंट बताइए, कौन है? जो बाइडन। प्रॉमिस माई डैड प्रॉमिस माई कीप इनकी किताब है, इनके लड़के हैं हंटर बाइडन जिन्होंने एक किताब लिखी है ब्यूटीफुल थिंक। 46 नंबर के हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये कौन सी पार्टी की इनकी पार्टी पूछी जाती है? ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से। और इनके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी कौन सी पार्टी है? रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्रुथ करके अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप चालू किया है, याद रखिए, अमेरिका से, ठीक है। इसके बाद आता है इंडोनेशिया। यहां पे किसका हेडक्वार्टर कोई बताएगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, उसका हेडक्वार्टर है, बताइए। आसियान का नाम सुने हो? उसकी हेडक्वार्टर है जकार्ता में। और इसने अभी अपनी नई क्या बना लिया है? कैपिटल बना लिया है, जिसका नाम है नू सतारा। उसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी न्यू कैपिटल है नू सतारा। और यहां पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो, ठीक है। कौन है? जोको विडोडो, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? भारत की जैसे रुपया चलता है ना, पर रुपया में इसको यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है रुपया, ठीक है। मैं कभी करेंसी का कोड बता दूंगा आपको, ठीक है। तो समझ में आया इंडोनेशिया के बारे में? और ये सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, और ना, ठीक है, समझ में आ रहा है इंडोनेशिया। चलिए, तो समझ में आया। विश्व में भारत सेकंड नंबर में, पहला देश है चाइना भी वर्तमान में, दूसरे में है भारत, तीसरे में है अमेरिका और चौथे में है इंडोनेशिया, ठीक है। अब लिख लीजिए यहां पे, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? कितनी जनसंख्या है? 2011 की रिपोर्ट से 121 करोड़। मगर वर्तमान में भी देखा जाए, वर्तमान में जो रिपोर्ट आती है प्रेजेंट में, उसके हिसाब से कितनी है? 139 करोड़। समझ में आ रहा है? 139 करोड़ जनसंख्या है भारत की, समझ में आ रहा है? आया समझ में? चलिए अगला लिखिए। तो जनसंख्या तो हो गई भारत की, और मध्य प्रदेश की कोई बताएगा कितनी है? 7 26 26 809, 7 लाख। ये 2011 का डाटा है, मगर एट अ टाइम प्रेजेंट में कितनी हो गई है? अब 8-9 करोड़ हो गई है। जब रिपोर्ट आएगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, दशकीय, ये डेकेड्स कहते हैं इसको, डेकेड्स वृद्धि दर, इंक्रीज कितनी हुई है? कोई बताएगा? ये 10 साल मतलब 2001 से 2011 तक कितनी जनसंख्या में वृद्धि मिली है? 17.7। कितनी मिली है? 17.7। और यहीं पे लिख लीजिए साइड में करके, एमपी में कितनी देखने मिली है? मध्य प्रदेश वाले हैं ना अपन, उसका भी तो आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट तो कराती नहीं, केंद्र सरकारी कराती है। तो भारत में 17.7 और मध्य प्रदेश में 20.3 की वृद्धि देखने मिली है। इसके बाद पूरे विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत भारत में कितना है? परसेंटेज 17.5 है। ये पूरे विश्व के 17.5% लोग हमारे यहां रहते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। बट मध्य प्रदेश में भी लिख लीजिए, पूरे भारत के मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? यहां पे लिख लीजिए, पूरे भारत के मध्य प्रदेश में वर्तमान में लिख लीजिए, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार ही लिखिए, कितने प्रतिशत लोग रहते हैं बताइए? 6% लोग, 6% जनसंख्या है। मतलब अगर भारत में 100% है तो उसकी 6% कितने हैं? मतलब 100 करोड़ है तो उसके 6 करोड़ लोग कहां रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। 6% जनसंख्या पूरे भारत की, समझ में आया? और मध्य प्रदेश जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का 6वां रैंक लगता था, मगर 2 जून 2014 को एक नया राज्य बन गया जिसका नाम है तेलंगाना। तो वर्तमान में अगर पूछे, ये 2014 के बाद पूछे, तो आपको क्या बोलना है? 5वां रैंक आ गया। मैं और अभी बताऊंगा आपको जो मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगा। तो
समझ में आ रहा है? तो इतनी हमें वृद्धि देखने मिल गई, ये मिल गया। अब जनसंख्या घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी देखने मिलती है भारत में? 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जो वर्ग किलोमीटर होता है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में उसमें कितने लोग रहते हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो जो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने 382 लोग माने हमें एक वर्ग किलोमीटर में देखने मिल जाएंगे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये तो हो गया भारत की बात, तो साइड में लिख लीजिए मध्य प्रदेश में भी कितनी है? 236। समझ में आया? अब इसमें जिले राज्य पूछ लेगा भारत के जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा कहां है, तो आप देखोगे बिहार 1102। ठीक है, सबसे कम कहां पे है, तो आप बता सकते हो कहां पे है, कहां पे है जनसंख्या घनत्व सबसे कम? हरियाणा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसी तरह आपसे मध्य प्रदेश में आओगे तो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा, यहां राज्य होते हैं यहां डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो भोपाल 855, सबसे कम डिंडौरी 94 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको सब मध्य प्रदेश जब पढ़ेंगे। तो आया समझ में जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व के बाद क्या हुआ, पूरा कोड से बताऊंगा अभी मैं आप लोग को, बस अभी डाटा आप लोग लिखिए। ठीक है, और क्या बचा हमारा? हाँ, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में देखने मिलती है? यूपी में, है ना? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में देखने मिलती है। ये ब्राजील से भी ज्यादा है, ब्राजील देश से भी ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे, 20 करोड़। ये 2011 की डाटा है, 20 करोड़। ठीक है, ब्राजील देश है उससे ज्यादा है। और भारत की जनसंख्या आप लोग देखना चाहते हो कितने देश के बराबर है, तो लिखिए UBI PBJ, ये कोड है, इतने देश को मिला के भारत की जनसंख्या है। यू से क्या है? अमेरिका, USA लिख लीजिए, अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। जब इतने देश को मिलाते हैं तब जाके भारत की जनसंख्या का मुकाबला हो पाता है। अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, कितने देश आ रहे हैं? 1 2 3 4 6 देश, है ना? सॉरी 6 ना, हाँ 6 देश आ रहा है। ये 6 देश को मिला के भारत की जनसंख्या 121 करोड़ बनती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आया? चलिए, अब ये जनसंख्या जो होती है, ये कुछ डाटा क्लियर हुआ, है ना? अब इसके लिए जनसंख्या होती है, इसमें क्या होते हैं कि कुछ सिटीज डिसाइड किया गया है। जैसे 1 लाख लोग होते हैं तो उनको हम शहर बोलते हैं, 10 लाख होते हैं तो उसको हम मिलियन सिटी कहते हैं, और उसके बाद जब 40 लाख होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेगा सिटी का दर्जा दिया जाता है। माने जहां जनसंख्या 40 लाख है उसको क्या बोलते हैं? मेगा सिटी। समझ में आ रहा है? और अब टायर 1 टायर 2 चलने लगा, मेट्रो सिटीज चलने लगा, जहां पे 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। जैसे दिल्ली है 3 करोड़ जनसंख्या है, मुंबई है 3 करोड़ से ज्यादा आबादी, तो उनको हम मेट्रोपोलियन सिटीज कहने लगे। फिर टायर 1 टायर 2 में डिसाइड करने लगे, है ना? तो आप ये लिख लीजिए थोड़ा सा, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि अगर 1 लाख जनसंख्या होगी, 1 लाख पॉपुलेशन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? शहर या सिटी बोलते हैं। सिटी ये शहर बोला जाता है। ठीक है, अगर 10 लाख हो, 10 लाख पॉपुलेशन हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिलियन। मिलियन मतलब समझते हो आप, यूट्यूब चलाते होंगे, 1 मिलियन मतलब 10 लाख का होता है, तो मिलियन सिटी, मिलियन शहर लिख लीजिए। और जब 40 लाख जनसंख्या हो, जैसे जबलपुर की 30 लाख जनसंख्या देखने आपको मिलेगी, इलाहाबाद की आपको दिखेगी 60 लाख जनसंख्या। ये सब 2011 का डाटा है। ठीक है, तो जैसे 60 लाख हो गया तो वो कहां पे आ जाएगा? 40 लाख जनसंख्या जहां देखने मिलेगी उसको क्या बोलते हैं? मेगा सिटी। और ऐसी मेगा सिटी क्वेश्चन आ चुका है, कितनी है? 9। भारत में कितनी मेगा सिटीज है? 9। और उसका कोड लिखिए, वो कौन 9 सिटी है? लिखिए
मोदी की चाबी है, मोदी की चाबी, मोदी की चाबी है आपसे। कोड लिखिए, ये मेगा सिटीज का कोड है जो 9 है। सबसे पहले लिखिए, सपनों की राजधानी साल के द्वीप में बसी है मुंबई। व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, जैसे दिल्ली को पॉलिटिकल कैपिटल कहा जाता है भारत का, राजनीतिक राजधानी, जो व्यावसायिक या आर्थिक या इकोनॉमिकल राजधानी है वो कौन है? मुंबई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है दिल वालों की है ये दिल्ली। ठीक है, दिल्ली लिखिए, 7 बार लुटी है, याद रखना। 7 सुल्तानों का काल देखिए दिल्ली, 1911 में बनी थी। ठीक है, और 1912 में इसको घोषित कर दिया गया था, है ना। उसके बाद लिखिए क्या है? कोलकाता। ठीक है, पहले कलकत्ता बोला जाता था और मैंने बताया था इसका नाम चेंज 2001 में किए थे। चारनॉक ने सबसे पहले बताया था किसको? कलकत्ता को। हावड़ा ब्रिज यहीं पर है। और इसके बाद लिखिए चेन्नई, जिसका नया नाम, पहले पुराना नाम था मद्रास, और 1996 में इसका नाम चेंज करके चेन्नई कर दिया गया। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है। बात से क्या है? क्या है बात से? बेंगलुरु, अंतरिक्ष सिटी, है ना, अंतरिक्ष सिटी के नाम से जाना जाता है। बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु। जितने आईटी सेक्टर हैं आप सब देखोगे कहां पे? बेंगलुरु में देखने मिलेगा। इसके बाद आता है हाईटेक सिटी, कौन सी? हैदराबाद। ओवैसी जी यहीं से सांसद है। ठीक है, मूसी नदी किनारे बसा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आईपीएस एकेडमी यहीं पे है। मूंगफली का रिसर्च सेंटर भी यहीं पर है। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, रामोजी सबसे बड़ी फिल्म सिटी यहीं पर है जहां पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी। ठीक है, चिकलिस खान ने बसाया था हैदराबाद को। ठीक है, इसके बाद अगला लिखिए अहमदाबाद। रानी कर्णावती नाम सुने होंगे, जिसने हुमायूं को राखी बांधी थी, उन्हीं का क्षेत्र है अहमदाबाद। साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। 1916 में गांधी जी ने यहाँ पे आश्रम की स्थापना करी थी, अहमदाबाद। ठीक है, और यहीं पे मैंने आपको बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट भी है ना। और इसे भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? अहमदाबाद को। और पास से है पुणे, पहले पुणे कहा जाता था, आजकल पुणे कहा जाता था। एड्स का रिसर्च सेंटर है। और अभी जो दुनिया का सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट, जिनका साइरस पूनावाला, आदर पूनावाला जिनके सीईओ हैं, उसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे 1966 में। और मौसम का भी दुनिया में, अगर भारत में सबसे अच्छा अगर कहीं का मौसम है तो वो कहाँ का है? पुणे का है। एजुकेशन हब बन चुका है ये अब, है ना। और उसके बाद आता है 7 से डायमंड सिटी सूरत। स्वच्छता अभियान में दूसरे नंबर में आई है सूरत। ठीक है, डायमंड सिटी के नाम जाना जाता है। और कहां पे? ताप्ती नदी किनारे है। कौन सी नदी किनारे बसा है? ताप्ती। ठीक है, और डायमंड सिटी के नाम से भारत में जानी जाती है। तो ये 9 शहर ऐसे हैं जिन्हें मेगा सिटी का दर्जा दिया गया है 40 लाख से अधिक जनसंख्या के बाद, है ना। और ऐसी बहुत से शहर हैं जहां पे 40 लाख की, आजकल तो नॉर्मल है 40 लाख जनसंख्या। जैसे इलाहाबाद की मैं आपको बता रहा हूं 60 लाख जनसंख्या। यूपी के मोस्टली कानपुर है, वहां पे जितनी आप देखोगे तो जनसंख्या वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, यूपी बिहार साइड, है ना, तो वहां पे बहुत सारी आपको जनसंख्या देखने मिलेगी। समझ में आया? क्या आया? तो समझ में आया क्या बताया मैंने? कि अगर हमने जो रिपोर्ट थी, ठीक है, हमने जो रिपोर्ट देखा 2011 की, उसके हिसाब से विश्व में भारत दूसरे नंबर में है। 2027 के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ये अभी घोषणा हुई है, एंटिसिपेटेड है। ठीक है, और भारत की 121 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 139 करोड़। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि दर हमें कितनी देखने मिली है भारत में? 17.7। और इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में 20.3%। और पूरे विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या हमारे यहां निवास करती है? 17.5। ठीक है, मतलब 8 अरब से आप लोग निकाल सकते हो, उनका 17.5% लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, और पूरे विश्व, पूरे भारत में मध्य प्रदेश जो है वो 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो 382 है। और इसी चीज अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो 236 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं।
भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। मैं भी इसका कोड बताऊंगा, उमा बाबू माँ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और 5वें नंबर में आ गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी जनसंख्या ब्राजील जैसे देश की है, जिसकी कैपिटल है ब्राजीलिया। बोल्सोनारो यहाँ की क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, और अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान को मिला के भारत की जनसंख्या 121 करोड़ होती है। ठीक है, इसके बाद जो 1 लाख होती है उसके हम सिटी कहते हैं, शहर कहते हैं। अभी मैं आपको जब पंचायती राज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि जिला किसको कहते हैं, जिला परिषद किसको कहते हैं। ठीक है, और 10 लाख जो होते हैं उसको हम मिलेनियम शहर कहते हैं, और जो 40 लाख से अधिक होते हैं उनको हम मेगा सिटी का दर्जा देते हैं। और ऐसे भारत में कितने हैं, 9, जिसका कोड है क्या, मोदी की चाबी है आपसे। ठीक है, तो मां से है मुंबई। ठीक है, पहले इसको बॉम्बे बोला जाता था, 1995 में नाम चेंज कर दिया गया। मैं जब आपको वो पढ़ा रहा था मध्य प्रदेश का गठन, तब बताया था कि बॉम्बे स्टेट बोला जाता था, विदर्भ का क्षेत्र लगता था। 1960 में गुजरात से अलग होकर बना था ये। कौन है अभी महाराष्ट्र के सीएम, कौन है, शिवसेना के हैं, जो 1966 में बनी थी। कौन से ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे। और भगत कोश्यारी जी यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, और यहाँ की सीट कितनी है, 48-19-288। और फिर उसके बाद है दिल्ली, अरविंद केजरीवाल। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, उपराज्यपाल चेंज हो गए हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए विनय कुमार सक्सेना जी बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद है कोलकाता, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस 1999 वहां की है ये, है ना। फिर उसके बाद चेन्नई, मद्रास, एमके स्टालिन का क्षेत्र है ये, है ना। फिर उसके बाद बेंगलुरु मतलब कर्नाटक, कौन है यहाँ पे, बोमानी जी है सीएम। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैदराबाद, किसकी राजधानी है हैदराबाद, अभी तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश दोनों की है, मगर 10 साल बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद गुजरात में है, और उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में है, और उसके बाद है सूरत जो कि गुजरात में है। तो इनको मेगा सिटी का दर्जा दिया गया। समझ में आया इतना। अब कल हम स्टेट देखेंगे, कौन कौन से स्टेट है, पूरा ट्रिक से देखेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।